we will study with a new chapter of NCERT of class 11th enzyme. enzyme के अंदर हम दो पार्ट देखेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स, मैकेनिज्म, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, कोफैक्टर्स। पार्ट 2 में नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग एंड द लिविंग स्टेट। ये जो लास्ट के तीन आपने ये देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग, द लिविंग स्टेट, ये तीनों को हम कवर करेंगे और इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज है उनको हम बाहर निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 के साथ। पार्ट 1 में हम ये देखते हैं कि जो एंजाइम है, ये एंजाइम ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है आपके पास। यहाँ पे ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है क्या? एंजाइम में EN जो है, ये EN क्या बता रहा है? इनको। और जाइम मतलब क्या बता रहा है? यीस्ट सेल, यीस्ट के बारे में बता रहा है। तो बचना नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले जाइमेज नाम के एंजाइम को डिस्कवर्ड किया। इसको क्या किया? डिस्कवर किया, आइसोलेट। और जाइमेज का क्या मतलब? जाइम का क्या मतलब होता है? यीस्ट। तो किस सेल से इसको आइसोलेट किया गया, डिस्कवर्ड किया गया? तो यीस्ट के सेल से इसको डिस्कवर्ड और आइसोलेट किया गया। कुहने नाम के साइंटिस्ट ने यहाँ पे टर्म एंजाइम को कॉइंड किया। टर्म एंजाइम वाज कॉइंड बाय कुहने। तो ये एमसीक्यू आ सकता है यहाँ पे कि एंजाइम जो होता है, फर्स्ट एंजाइम जो डिस्कवर्ड और आइसोलेटेड था वो कौन सा था? जाइमेज था। और जो टर्म एंजाइम था किसने कॉइंड किया? कुहने नाम के साइंटिस्ट ने कॉइंड किया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम ये देखें तो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं। सारे एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं। उसके बाद जो प्रोटीन नेचर होने के बाद जो होते हैं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं इसके अंदर में। वो एक्सेप्शन कौन से हैं? तो एक्सेप्शन की हम बात करें तो एक्सेप्शन में आपको ये देखना है कि जो ये प्रोटीन नेचर के हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी न्यूक्लिक एसिड है, वो क्या करते हैं? एंजाइम की तरह काम कर सकते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? राइबोजाइम कहते हैं। तो राइबोजाइम क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि राइबोजाइम क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, फिर भी वो एंजाइम की तरह काम कर रहा है। एंजाइम जो होते हैं वो कॉलोइडल सबस्टांस होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी जैसे कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है प्रोटीन की वो क्या बताती है? सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड। और सेकेंडरी जो होती है वो हेलिकल स्ट्रक्चर को। टर्शियरी जो होती है वो ग्लोबुलर फॉर्म को भी बताता है। और जो क्वार्टरनरी होता है वो क्या होता है? आइसो एंजाइम जो होता है वो क्वार्टरनरी फॉर्म को ये शो करता है। एक्टिव साइट की बात करें तो एक्टिव साइट जो होती है, एक्टिव साइट प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर में एक्टिव साइट नहीं होती है, जबकि टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के अंदर में एक्टिव साइट यहाँ पर दिखती है। बट हम ये बात करने वाले हैं कि जो मोस्ट ऑफ द एंजाइम है वो किस फॉर्म में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वार्टरनरी में से किस फॉर्म में वो अपना कैटालिटिक एक्शन शो करती है? तो कैटालिटिक स्ट्रक्चर जो होती है मोस्ट ऑफ द एंजाइम की वो क्या होती है? टर्शियरी होती है और ग्लोबुलर फॉर्म होती है। आगे बढ़ते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम में आपने सबसे पहले ये देखा कि जो एंजाइम्स होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं, एक्सेप्ट फॉर द राइबोजाइम। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार नीट में कि जो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन नेचर बट एक्सेप्ट, आप इसमें कहेंगे राइबोजाइम, जो कि क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड में आप क्या पढ़ते हैं? डीएनए, आरएनए, ये सब भी पढ़ते हैं। ये राइबोजाइम जो होता है ये क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। दूसरी बात कि जो इसका नेचर कैसा होता है, आपने देखा प्रोटीन नेचर का होता है और ये कॉलोइडल सबस्टांसेस होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी में से मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो होते हैं उसके स्ट्रक्चर कैसे, कैटालिटिक स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या होती है? टर्शियरी एंड ग्लोबुलर होते हैं। टर्शियरी एंड ग्लोबुलर। फिर उसके बाद एक्टिव साइट की बात करें तो एंजाइम्स के पास क्या होता है? एक्टिव साइट होता है। एंजाइम्स के पास जो एक्टिव साइट होता है ये क्या होता है? एंजाइम के अंदर एक तरह का डिप्रेशन होता है जिसको हम पॉकेट या क्रीवाइसेस कहते हैं, जहां पे सबस्ट्रेट आकर क्या होता है? फिट होता है। तो एक्टिव साइट क्या है? एंजाइम के अंदर एक पॉकेट या क्रीवाइसेस है डिप्रेशन टाइप का, जिसके अंदर क्या होता है? सबस्ट्रेट आकर फिट होता है। एंजाइम जो होते हैं वो वेरी स्पेसिफिक होते हैं हर सबस्ट्रेट के लिए, हर रिएक्शन के लिए। और एंजाइम जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं वेरी स्मॉल अमाउंट में। फिर हम बात करते हैं कैटालिटिक पावर। किसी एंजाइम की जो कैटालिटिक पावर है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिसे जो डिसाइड करते हैं कि जो एंजाइम है कैटालिटिक पावर किसी की कम या ज्यादा है? ये डिपेंड करती है दो बातों पे। पहली जो बात है वो है टर्नओवर नंबर, दूसरा है क्या? केएम वैल्यू। टर्नओवर नंबर जो होता है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टर्नओवर नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है
जबकि Km वैल्यू जो होती है उसकी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब हम ये दोनों को डिटेल में देखेंगे। तो इससे पहले ये देखते हैं कि एक्टिव साइट क्या होता है। जैसे ये एंजाइम है, इसको आप ये वाला पार्ट जो है ये एंजाइम है। दूसरा ये जो है ये सबस्ट्रेट है। तो एंजाइम के अंदर जो ये डिप्रेशन है एक तरह से, ये क्या है क्रीवाइसेस या पॉकेट जो है, उसके अंदर में क्या हो रहा है कि कोई सबस्ट्रेट आ रहा है और उसमें वो फिट हो रहा है। ठीक है? ये क्या है बाहर से सबस्ट्रेट आया और ये सबस्ट्रेट क्या हो रहा है इस पॉकेट के अंदर ये इस क्रीवाइसेस के अंदर में क्या हो रहा है जो कि एक्टिव साइट है, वहाँ पे क्या हो रहा है ये फिट हो रहा है। तो एक्टिव साइट को हम क्या कर सकते हैं कि एक्टिव साइट जो होता है एंजाइम के अंदर की एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्या होता है सबस्ट्रेट आकर बाइंड करता है। तो सबस्ट्रेट फिटिंग साइट भी हम कह सकते हैं इसको, सबस्ट्रेट फिटिंग साइट। सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या हो रहा है फिट हो रहा है। फिर इसके बाद हम देखें तो एंजाइम और सबस्ट्रेट यहाँ पे मिलकर क्या बना रहे हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का बनना, ये जो होता है ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये हाईली रिएक्टिव होता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज हाईली रिएक्टिव एंड इट इज शॉर्ट लिव, ये बहुत ही कम समय के लिए यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। फिर ये यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का जो बनना है वो एक तरह से रिवर्सिबल है। ये वाला जो पार्ट है आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये रिवर्सिबल है, ये फिर क्या इरिवर्सिबल है और ये भी क्या इरिवर्सिबल है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है? तो प्रॉपर एंजाइम प्रॉपर एनर्जी चाहिए यहाँ पे यहाँ तक पहुंचने के लिए, ये हाईली रिएक्टिव स्टेट है। फिर इसके बाद क्या होता है कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के बाद क्या हो रहा है कि एंजाइम अलग हो रहा है और प्रोडक्ट अलग हो रहा है। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि जो एंजाइम है उसने क्या किया, प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया। एंजाइम फिर से एक बार क्या हो गया, फ्री एंजाइम जो होता है इट इज रेडी फॉर बाइंडिंग विद द अनदर सबस्ट्रेट। तो दूसरे किसी सबस्ट्रेट के साथ फिर से ये बाइंड करने के लिए तैयार है। ये फ्री एंजाइम जो होता है इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है, तो ये अनचेंज्ड है। दिस एंजाइम इज अनचेंज्ड, तो ये अनचेंज्ड एंजाइम है। ठीक है? फिर इसके बाद आगे हम देखते हैं कैटालिटिक पावर ऑफ एन एंजाइम। जो दो फैक्टर थे, टर्नओवर नंबर है द Km वैल्यू। कैटालिटिक पावर जो होती है किसी एंजाइम की, कि कोई एंजाइम कितना पावरफुल आप कह दो अगर सिंपल मायने में, तो कोई एंजाइम कितना पावरफुल है, हम उसकी पावरफुल को चेक करने के लिए हम ये दो फैक्टर को देखते हैं। पहला टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर क्या है? टर्नओवर नंबर कोई एक एंजाइम पर यूनिट टाइम के अंदर में कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज टर्नओवर नंबर। ये टर्नओवर नंबर कहलाता है। टर्नओवर नंबर जो होता है कैटालिटिक पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैटालिटिक पावर अगर किसी एंजाइम का टर्नओवर नंबर ज्यादा है, मतलब अगर वो एक एंजाइम पर यूनिट टाइम के अंदर में ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्नओवर नंबर कहते हैं। टर्नओवर नंबर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैटालिटिक पावर के। तो टर्नओवर नंबर जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा वो कैटालिटिक पावर जो होता है उस एंजाइम की उतनी ज्यादा होगी। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की जो टर्नओवर नंबर है वो कितना है, 6 लाख पर सेकेंड। यानी इसका क्या मतलब है कि 1 सेकेंड के अंदर में एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम 6 लाख, काटिए यहाँ पे, 6 लाख जो होता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होता है यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कैटलाइज्ड और अनकैटलाइज्ड रिएक्शन को देखें। तो अगर इस रिएक्शन के अंदर में हम क्या कर रहे हैं कि अनकैटलाइज्ड है ये रिएक्शन है, तो इसका रेट जो आ रहा था वो कितना आ रहा था, 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर। 1 घंटे के अंदर में 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे बाइकार्बोनेट ये कार्बोनिक एसिड के यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कार्बोनिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे थे 1 घंटे के अंदर में, कार्बोनिक एसिड के यहाँ पे 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे। जब इस रिएक्शन को हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज का इस्तेमाल किया यहाँ पर, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से ये रिएक्शन कैटलाइज्ड हुआ और रेट जो होता है टर्नओवर नंबर के इक्वल्स आया कितना, 6 लाख पर सेकेंड। क्वेश्चन यहाँ पे एक ये आता है, यहाँ जो क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि 10 मिलियन टाइम्स जो होता है ये कितने टाइम्स अनकैटलाइज्ड और कैटलाइज्ड में यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है मेनली वो क्या आ रहा है कि जो ये रेट है इस रेट को कितना टाइम्स इसने इंक्रीज कर दिया एंजाइम ने, तो 10 मिलियन टाइम्स इसने क्या किया, इंक्रीज कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज एमसीक्यू के लिए जरूरी है। फिर हम बात कर लेते हैं Km वैल्यू की। Km वैल्यू को पॉइंट किसने किया था, दो साइंटिस्ट ने पॉइंट किया था Km वैल्यू को, माइकलिस एंड मेंटन। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं करना है आपको, कि कंफ्यूज ये कर जाते हैं इसमें कि जो एक ही साइंटिस्ट माइकलिस ने दिया था, ऐसा नहीं है। माइकलिस एंड मेंटन दोनों ने मिलकर ये क्या किया था, Km वैल्यू को पॉइंट किया था, Km टर्न को। Km होता क्या है, ये जो माइकलिस एंड मेंटन कांस्टेंट है यहाँ पे, ये क्या है एक्चुअल में, ये है सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन
जहाँ पे किसी रिएक्शन की रेट जो है मैक्सिमम रेट की आधी हो जाए, मैक्सिमम वैल्यू की आधी हो जाए। जैसे ग्राफ से अगर हम इसको समझें, तो यहाँ पे अगर आप सिंपल सा ग्राफ मैं यहाँ पे बना दूँ, तो उस ग्राफ के अंदर आप ये देखेंगे कि जैसे कि ये ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर आपने ये देखा कि यहाँ पे हमने मैक्सिमम रेट ऑफ द रिएक्शन ले लिया, रेट ले लिया आपने, या फिर कह दो वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन की वेलोसिटी ले ली हमने, और यहाँ पे आपने सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ले लिया, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ले लिया। तो ग्राफ हमने ये देखा कि स्टार्टिंग में क्या हुआ, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर ये जो रेट है इस रिएक्शन की रेट बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। लेकिन एक टाइम आने के बाद क्या हो गया, ये जो रेट है, ये रेट बढ़ना बंद हो गया, सैचुरेशन पॉइंट आ गया। तो ये जो सैचुरेशन पॉइंट है, इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, Vmax, मैक्सिमम स्पीड इसकी यही थी, मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी यही थी। इसके बाद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ा दो, ये इसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि एंजाइम तो वो क्या है कि लिमिटेड अमाउंट में है एंजाइम, तो एंजाइम सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे, तो सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। तो सबस्ट्रेट की ये कंसंट्रेशन, अब मान लो कि Vmax की वैल्यू ये थी, अब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन सपोज करते हैं, सबस्ट्रेट की ये जो इस कंसंट्रेशन पे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम क्या कहेंगे, Km वैल्यू कहेंगे। Km क्या है, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन है जहां पे किसी रिएक्शन का रेट मैक्सिमम का आधा हो जाए। यहाँ पे रेट कितना होगा, Vmax, हाफ ऑफ द Vmax होगा। इसमें मान लेते हैं अगर रेट यहाँ पे 10 था, तो यहाँ पे रेट कितना हो गया, 5 हो गया, और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन मान लो यहाँ पे कितनी थी, 5 थी, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन 5 थी। Km का यूनिट बता सकते हैं आप, Km का यूनिट अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, Km का यूनिट क्या हो सकता है, तो सबस्ट्रेट है एक्चुअल में, ये रिएक्शन की रेट नहीं है, ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, तो जो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है वही Km की यूनिट होगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट के बारे में, देखते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअल में क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो इस ग्राफ को मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो एक्टिवेशन एनर्जी आप अगर देखो तो एक्टिवेशन एनर्जी है कि जो एवरेज एनर्जी कंटेंट है, एवरेज एनर्जी कंटेंट है यहाँ पे, एक्टिवेशन एनर्जी जो है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी एंड द सबस्ट्रेट एनर्जी। यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर में सबसे पहले ये समझते हैं कि ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में आपने क्या क्या लिया। वाई एक्सिस पे हमने लिया पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, रिएक्शन की प्रोग्रेस ली, या फिर आप कह दो कि हमने डिफरेंट फॉर्म्स लिया जिसके थ्रू ये जो रिएक्शन होता है ये कन्वर्ट हो रहा है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में। सबसे पहले ये जो था सबस्ट्रेट है, फिर यहाँ पे क्या है, ये प्रोडक्ट है, सबस्ट्रेट और ये प्रोडक्ट है। एनर्जी लेवल की अगर बात करो तो सबस्ट्रेट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है। डेल्टा एच अगर किसी रिएक्शन की आप निकालते हैं तो डेल्टा एच कैसे निकालते हैं, डेल्टा एच निकालते हैं सबस्ट्रेट की एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस सबस्ट्रेट की एनर्जी। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच आप निकाल रहे हैं, तो डेल्टा एच में क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस सबस्ट्रेट की एनर्जी। प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है, सबस्ट्रेट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। और कम में से आप ज्यादा को माइनस कर रहे हो तो वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। जैसे मान लो 3 में से मैं 5 को माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आई, -2 आई। तो ये जो -2 आई, माइनस ये जो नेगेटिव वैल्यू है, ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कहीं ना कहीं क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या फायदा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसको हीट देने की जरूरत नहीं है, ये हीट खुद क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है रिएक्शन होने के बाद। तो एनसीईआरटी इसको स्पॉन्टेनियस भी कहती है, स्पॉन्टेनियस भी कहती है इसको। स्पॉन्टेनियस कहने का क्या मतलब है, ये अपने आप हो जाएगा, इसको हीट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट तक कन्वर्ट होने के जो बीच वाले स्टेट है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट कन्वर्जन के दौरान आप ये देख रहे हैं कि एक बीच वाला स्टेट है जो कि हायर एनर्जी साइड है। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी वाला स्टेट है, और जो मैक्सिमम एनर्जी स्टेट ये हो गया मैक्सिमम एनर्जी वाला स्टेट, मैक्सिमम एनर्जी स्टेट है। और दूसरी बात हम कह सकते हैं कि ये मिनिमम स्टेबिलिटी वाला भी स्टेट है, मिनिमम स्टेबिलिटी। एनसीईआरटी कहती है कि समहाउ स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू, एनसीईआरटी यहाँ पे यह कहती है कि जो समहाउ की जो स्टेबिलिटी है किसी भी चीज की, स्टेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहली चीज डिपेंड करती है वो एनर्जी लेवल पर, पहली चीज किस पर, एनर्जी लेवल पर, और दूसरी चीज की स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ट्रांजिशन स्टेट जो है वो मिनिमम बहुत ही कम स्टेबल है, मिनिमम स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो इसकी मतलब उसकी एनर्जी क्या है, उसकी मैक्सिमम एनर्जी स्टेट में है वो। ठीक है, तो सबस्ट्रेट को इस मैक्सिमम एनर्जी स्टेट तक जाने के लिए, या फिर ये कह दो कि यहाँ पे जो एनर्जी है, ये एनर्जी अगर मान लो कि एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं यहाँ पे एनर्जी कितनी है,
यहाँ पे एनर्जी लेवल जो इसकी 10 किलो कैलोरी है, और ये जो एनर्जी लेवल है यहाँ पे ये मान लेते हैं कि लगभग 50 है, ठीक है? और इसको हम मान लेते हैं कितना, ये जो पॉइंट है प्रोडक्ट की जो एनर्जी है, उस प्रोडक्ट की एनर्जी को हम 5 मान लेते हैं। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, इसको 5 मान लेते हैं, तो 5, तो आप ये देख पा रहे हैं कि डेल्टा एच रिएक्शन में कितना लिखोगे? डेल्टा एच लिखोगे कि प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 10 आ जाएगा। 5 माइनस 10 कितना आ गया? -5। तो ये तो डेल्टा एच को बता रहा है। अगर हम ये बताएं कि n पे अगर ये एनर्जी लेवल इसका 10 है, किसका? सबस्ट्रेट का, और उसको ट्रांजिशन स्टेट तक के लिए एनर्जी कितनी है? 50 है। तो यहाँ से 10 से 50 पर जाने के लिए इसको कितनी एनर्जी चाहिए? 40 चाहिए। तो ये जो 40 है, ये एक तरह से क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। तो सबस्ट्रेट को आप ट्रांजिशन स्टेट तक ले जाने के लिए जितनी एनर्जी देनी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक तरह से ये इनपुट है, तो आप ये पॉजिटिव एनर्जी है, देनी पड़ेगी ये, कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है और जो सबस्ट्रेट की एनर्जी, उसकी डिफरेंस को हम क्या कह रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं। फिर हम ये बात करते हैं कि एंजाइम का इस्तेमाल करने से इस ट्रांजिशन स्टेट को क्या होता है, क्या फ़ायदा होता है? ट्रांजिशन स्टेट मतलब सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट तक जाने में आसानी होती है या फिर डिफ़िकल्टी होती है, इस चीज़ को देखेंगे। तो सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट तक जाने के लिए एंजाइम जो होता है, ये एंजाइम क्या करता है? इसको हेल्प करता है, और इसको क्या करता है? इस ट्रांजिशन स्टेट को कम एनर्जी लेवल पर ले आता है। पहला जो आप ये रिएक्शन देख रहे हैं, पहला वाला ए वाला पार्ट में आप क्या देख रहे हैं? ए वाले में देख रहे हैं कि ट्रांजिशन स्टेट अपर एनर्जी लेवल पर है, ज़्यादा एनर्जी लेवल पर है, ये 50 पे था। फिर हमने इसको क्या किया, जैसे कि इसको 40 पे ला दिया, जैसे यहाँ पे हमने इसको 40 पे, 40 नहीं, लेट्स सपोज, अच्छा 40 तो एक्टिवेशन एनर्जी को बताया मैंने। ये वाला जो है, ये कितना है? 50 आपने माना, और इसको मान लो कि ये लगभग 30 मान लेते हैं हम, तो ये 30 पे है। तो आपने क्या देखा कि पहले एक्टिवेशन एनर्जी कितनी लग रही थी? 40 लग रही थी। अब एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी? 30 माइनस 10, ये आ जाएगी। इसका जो लेवल आ जाएगा कितना आएगा? 20 आएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कहीं न कहीं ये क्या करता है? कम करने का काम करता है एंजाइम। तो एंजाइम ब्रिंग डाउन द एनर्जी बैरियर को ये क्या कर रहा है? कम कर रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर रहा है? एक्टिवेशन जो एनर्जी है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करने का काम कर रहा है ये? कम कर रहा है, ठीक है। आगे देखें, तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर में आप एक चीज़ और, कि ये जो ग्राफ है, ये एंजाइम के बिना है, एंजाइम के बिना है ये, विदाउट एंजाइम। एंजाइम का इस्तेमाल हमने इसमें नहीं किया, ठीक है? इसको फिर इसमें क्या कर रहे हैं आप? ये जो सेकंड वाला ग्राफ है, उसमें क्या कर रहे हैं? एंजाइम का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो एंजाइम का इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो एंजाइम का इस्तेमाल इसमें हम कर रहे हैं। तो एंजाइम का इस्तेमाल करने पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? जो ट्रांजिशन स्टेट है, वो कम एनर्जी लेवल पे आ गया, और जो एक्टिवेशन एनर्जी है, वो क्या हो गई? कम हो गई। फिर आगे हम देखते हैं नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन में क्या देखना है हमको, कि नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन में ये देखेंगे कि एंजाइम जो है, इसके पास सबस्ट्रेट आया, सबस्ट्रेट ने एंजाइम के साथ क्या की? बाइंडिंग की इसके एक्टिव साइट में, और क्या बन गया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। और इसके बाद क्या बना? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर क्या हो गया? एंजाइम अलग हो गया, एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग। तो एंजाइम ने क्या किया? प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया, और एंजाइम खुद क्या हो गया? अनचेंज्ड रहा। ये इंपॉर्टेंट है कि एंजाइम अब क्या रहा? अनचेंज्ड रहा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए, और ये फिर से अब क्या करेगा? अगले साइकिल के अंदर में ये तैयार है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के लिए। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, ये हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, तो शॉर्ट लिव्ड होता है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरी बात कि इस ग्राफ के अंदर में जब भी ये क्वेश्चन आ जाए, इस पूरा अगर ये लिखा हुआ है, तो इसमें आपको ये चीज़ गौर करना है कि यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, ये क्या है? रिवर्सिबल है, बाकी दोनों क्या है? इरिवर्सिबल है। बस ये वाला ध्यान देना है। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन आसान है, इसमें स्टेप्स को देखना है। तो स्टेप तो आप डायग्राम के अंदर ही कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि देखिए, स्टेप के अंदर देखें, तो बाइंडिंग टू एक्टिव साइट, सबसे पहले सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के साथ क्या करेगा? एक्टिव साइट पे क्या करेगा? बाइंडिंग करेगा। तो एक्टिव साइट पे बाइंडिंग हो गई। दूसरी बात क्या? बाइंडिंग जो होगा, तो उस बाइंडिंग के दौरान क्या होता है कि इस बाइंडिंग में आप ये देखो कि एंजाइम का क्या होता है? थोड़ा शेप चेंजेस आता है, शेप में थोड़ा-सा चेंजेस आता है, ताकि क्या हो पाए? जैसे ये मान लो एंजाइम था, ठीक है? तो सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या था कि सबस्ट्रेट कुछ इस तरीके का था, ठीक है? सबस्ट्रेट कुछ इस तरीके का था। तो अब ये क्या करेगा कि एंजाइम जो होता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे शेप में थोड़ा-सा चेंज करके, ताकि ये अच्छे से फिटिंग जो होनी चाहिए इसकी, ये अच्छे से फिटिंग हो जाए, उसके लिए क्या करेगा? एंजाइम क्या करता है? अपना शेप को चेंज करता है, मोर टाइटली फिटिंग हो पाए। फिर उसके बाद क्या होते हैं? कुछ बॉन्ड बनते हैं, कुछ बॉन्ड टूटते हैं, तो ब्रेकिंग या फॉर्मिंग ऑफ न्यू बॉन्ड, ठीक है? तो इससे क्या हो रहा है? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड हो रहा है। फिर एंजाइम जो होता है क्या करता है? प्रोडक्ट को रिलीज करता है, और क्या होता है? फ्री एंजाइम, फ्री, फ्री के साथ-साथ ये क्या? अनचेंज्ड है, अनचेंज्ड।
तो फ्री एंड अनचेंज्ड एंजाइम इज रेडी टू टेक अनदर मॉलिक्यूल को अब वो बाइंड करने के लिए फिर से तैयार है। आगे देखिए तो एंजाइम के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर के अंदर में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को हम क्या कह रहे हैं, कोफैक्टर कह रहे हैं। कोफैक्टर जो होता है क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको अगर हम देखें तो कोफैक्टर जो होता है यहाँ पे अगर एंजाइम से क्वेश्चन देना हो तो हम क्या करेंगे, कोफैक्टर से क्वेश्चन को जरूर लेते हैं। तो 5 स्टार टॉपिक इसलिए हमने लिखा है। 5 स्टार टॉपिक का मतलब अपना ये रहेगा कि जो ये एग्जाम में आने के चांसेस जो होते हैं इसके 100% रहते हैं। हर टेस्ट पेपर में आपको इससे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एंजाइम की बात करें तो एंजाइम दो तरह के हो रहे हैं यहाँ पे, एक सिंपल एंजाइम है और दूसरा क्या है, कंजुगेटेड एंजाइम है। सिंपल एंजाइम हम किसे कहते हैं, सिंपल एंजाइम होता है कि जिसमें केवल और केवल क्या है, प्रोटीन वाला पार्ट है। एग्जाम्पल बता सकते हैं आप कि केवल प्रोटीन वाला पार्ट वाला एंजाइम कौन सा है जिसको सिंपल एंजाइम कह सकते हैं। जैसे कि आप डाइजेशन में पढ़ते हैं, डाइजेशन के अंदर में आपने पढ़ा था पेप्सिन। ये जो पेप्सिन है, पेप्सिन के अंदर में ये क्या है, एक सिंपल एंजाइम है। पेप्सिन में केवल और केवल क्या है, प्रोटीन वाला पार्ट ही है, इसमें कोई नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं है। तो पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम जिसमें क्या है कि केवल और केवल प्रोटीन वाला पार्ट है। तो क्या हम पेप्सिन को सिंपल कह सकते हैं? बिल्कुल, पेप्सिन को हम क्या कहेंगे, सिंपल एंजाइम कहेंगे। इसके बाद अगर देखें तो पेप्सिन के बाद देखिए ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन भी पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये भी क्या है, सिंपल एंजाइम है। तो पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ये सारे क्या है, सिंपल एंजाइम्स है। और सिंपल एंजाइम क्या होता है, जिसमें केवल और केवल प्रोटीन वाला पार्ट ही होता है। जबकि बात करते हैं कंजुगेटेड की, तो कंजुगेटेड एंजाइम का दूसरा नाम क्या है, होलो एंजाइम। कंजुगेटेड को हम क्या कहते हैं, होलो एंजाइम भी कहते हैं। कंजुगेटेड एंजाइम जो है, कंजुगेटेड मतलब कुछ ना कुछ इसमें दो चीजें हैं लगभग। होलो एंजाइम कंजुगेटेड में क्या आ रहा है कि इसमें पहला जो पार्ट है प्रोटीन वाला पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, प्रोटीन वाला पार्ट। इसमें प्रोटीन वाला पार्ट भी है और बिना प्रोटीन वाला पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट है। जो प्रोटीन वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। और जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। अब जो कोफैक्टर है, प्रोटीन वाले पार्ट की बात नहीं करते हम यहाँ पे, जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है, ये जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है उसमें ये तीन तरह की चीजें हो सकती है इसमें। या तो ये कोएंजाइम होगा, या फिर ये प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, या मेटल आयन होगा। ये तीन तरीके के हो सकते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर कोएंजाइम हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप या मेटल आयन हो सकता है। चलिए इसके हम डिस्क्रिप्शन देखें। इससे पहले हम ये देखते हैं कि एंजाइम जो होता है, एंजाइम को हम बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं। और एक होता है क्या, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस, जब भी आप केमिस्ट्री के अंदर में रिएक्शन पढ़ते हो उसमें आप ये देखते हो कि कोई अगर कैटलिस्ट है तो कैटलिस्ट जो होता है, कैटलिस्ट होता है ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर ये काम करना पसंद करता है। मतलब ये वर्क करता है, इफिशियंटली वर्क करता है। इफिशियंटली वर्क कब करता है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे। टेम्परेचर को हाई कर दो, प्रेशर को हाई कर दो, तो ये क्या करेगा, अच्छे से काम करता है। फिर इसके बाद एंजाइम की बात करें तो एंजाइम तो बायोकैटलिस्ट होता है। बायोकैटलिस्ट क्या होता है कि ये जो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, और टेम्परेचर सेंसिटिव होता है तो ये क्या होगा कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या फिर हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। डैमेज कहने का मतलब यहाँ पे ये डीनेचर हो जाएगा। प्रोटीन जो होता है हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, डीनेचर हो जाता है। 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर अगर अ, हो जाए तो ये एंजाइम जो होते हैं जिसको बायोकैटलिस्ट कहते हैं वो क्या हो सकता है, डीनेचर हो सकता है। ठीक है, तो एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन ये यहाँ पे हम कह सकते हैं, फिर से हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्सेप्शन जो है यहाँ की, ये वाले जो एक्सेप्शन है इसको हम फिर से हम 5 स्टार लगाएंगे। कई बार ये आ चुका है ये एक्सेप्शन नीट के एग्जाम्स में। तो यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहला जो ये है, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या होते हैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होते हैं, से अब 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये सर्वाइव करते हैं। तो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म जो हॉट वेंट्स और सल्फर स्प्रिंग में रहते हैं, जिनका एवरेज टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। एग्जाम्पल जो है एंजाइम का क्या है, टैक पॉलीमरेज है। टैक पॉलीमरेज क्या है, थर्मली स्टेबल एंजाइम है। क्वेश्चन ये आपको यहाँ से क्या होगा कि ये जो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म है इसको आपको क्या कर सकता है, क्वेश्चन जो होता है चेंज करके, ये थर्मोफिलिक की जगह आपको ये थर्मोलेबाइल कर देगा। इस तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं वो चेंजेस किया जा सकता है। तो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि आपने देखा कि इसकी एवरेज टेम्परेचर क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसके एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि हाई टेम्परेचर पर भी अपनी जो कैटालिटिक पावर है उसको रिटेन करके रखती है। एग्जाम्पल क्या है, टैक पॉलीमरेज। ये टैक पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है बायोटेक के अंदर में भी आप इसको पढ़ते हैं, टैक पॉलीमरेज एंजाइम को। टैक पॉलीमरेज थर्मली स्टेबल एंजाइम है। थर्मली स्टेबल एंजाइम का क्या मतलब है कि ये जो होता है कि एवरेज टेम्परेचर इसका चूंकि ज्यादा है, एवरेज टेम्परेचर ये क्या कर सकता है कि हाई टेम्परेचर पर भी ये डीनेचर नहीं होता है, अपने कैटालिटिक पावर को क्या कर सकता है, मेंटेन करके रख सकता है, रिटेन कर सकता है।
टैग पॉलीमरेज, क्वेश्चन ये आता है कि टैग पॉलीमरेज जो है, ये टैग पॉलीमरेज किस ऑर्गेनिज्म से इसको प्राप्त किया जाता है? तो टैग पॉलीमरेज को प्राप्त किया जाता है थर्मस एक्वाटिकस से। थर्मस एक्वाटिकस से, थर्मस एक्वाटिकस से। बायोटेक का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। आगे चलिए देखते हैं हम। आगे कुछ नहीं है अपने पास। थैंक यू। ठीक है? आप यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन में मैं जो है टेलीग्राम चैनल दे रहा हूँ, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे हम यहाँ पे स्ट्रेटजी बताएँगे, डिफरेंट टाइप्स के क्या अगला क्या प्लान रहेगा अपना। पार्ट 2 वीडियो जो होता है, उसको हम अपलोड करते हैं। चलिए, थैंक यू।